हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप प्लेटफॉर्म कोचिंग के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रश्नों का बारीक तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए उपस्थित पूर्णतः एक्यूरेसी के साथ पूर्णतः तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने प्रश्न के हर तथ्य को सामने रखा जाएगा ताकि आपके कंसेप्ट आसमान पर पहुंचे, हाई लेवल पर पहुंचे। प्रश्न का स्तर कुछ भी हो, आप उसको बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ हल करें, लेकिन केवल और केवल तथ्य फैक्ट आपके सामने रखा जाएगा। कोई अन्य बातें, कोई मनोरंजन करना उद्देश्य मेरा नहीं है। आप अपना कीमती समय देते हैं तो आपको अधिकतम रिटर्निंग आपको मिले, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए, आप इस तो अशोक का जौगर शिलालेख, जौगर शिलालेख, अशोक का जौगर शिलालेख अशोक का जौगर शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? पहली बात तो याद रखना है कि अशोक भारत का पहला राजा था। अशोक भारत का पहला राजा था जिसने शिलालेख को अंकित करवाया। अशोक का शिलालेख मूलतः भारत में जो क्षेत्र में पाया जाता है, भारत में ब्राह्मी अभिलेख, भारत में उसकी ब्राह्मी में है। तो अलग अलग जगह देखिए उसका अभिलेख है। गुजरात के गिरनार में, गुजरात के गिरनार में अशोक का अभिलेख है। आंध्र प्रदेश का एरागुडी, आंध्र प्रदेश का एरागुडी में उसका अभिलेख है। उड़ीसा के क्षेत्र में जौगर, ये उड़ीसा में है। और उत्तराखंड में कालसी अभिलेख है। अशोक का 14 लेखों का, इसका जो है 14 लेखों का संग्रह है, 14 लेखों का संग्रह है जो 8 स्थान से प्राप्त हुआ है, जो 8 स्थान से प्राप्त हुआ है। तो अशोक ने उड़ीसा के जौगर अभिलेख में लिखता है कि सारी प्रजा मेरा पुत्र के समान है, अर्थात यह प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करता है। उसकी जानकारी हमें अशोक के अभिलेख से मिलता है। ये लिखता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के पालन के लिए कुशल धाय को रखती है, उसी प्रकार मैंने अपने राज्य के नागरिकों के लिए, राज्य के प्रजा के लिए युक्त, उपयुक्त और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी को नियुक्त किया हूं। तो पूरी तरह प्रजा और राजा के पुत्रवत, पिता और पुत्र का व्यवहार हो, ऐसा अशोक के द्वारा निर्धारित किया गया। निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य का संबंध नहीं रखता है? मारवाड़ के राजपूत से, अब देखिए यहां पर आप निकाल राणा कुंभा, ये देखिए राणा, राणा जो होता है सिसोदिया वंश का, राणा सिसोदिया वंश से जुड़ा होता है। यहाँ उपनाम से ही ज्ञात कर सकते हैं वो किस वंश से संबंधित है। तो सिसोदिया वंश से राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह, राणा सांगा, ये कहाँ के थे? ये यहाँ पर देखिए मारवाड़ है, ये है मेवाड़, मेवाड़ चित्तौड़, चित्तौड़ का सिसोदिया वंश, नाम से ही स्पष्ट है। यहाँ पर आपका कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित नहीं? माना जाता है कि भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग है, टोटल ज्योतिर्लिंग की संख्या 12 है। महाकालेश्वर देखिए कहाँ है, महाकालेश्वर उज्जैन में है, अर्थात ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। वैद्यनाथ आपका देवघर जिसे बोलते हैं देवघर, अर्थात ये कहाँ है, ये झारखंड में है। घृणेश्वर ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, और मल्लिकार्जुन पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में। तो भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें सबसे अधिक ज्योतिर्लिंग वो महाराष्ट्र में ही पड़ता है। देखिए महाराष्ट्र में ही 3 है, एक हो गया घृणेश्वर, दूसरा जो महाराष्ट्र में पड़ता है वो है त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर। और महाराष्ट्र में ही तीसरा है
वो है भीमा शंकर, महाराष्ट्र में ही तीसरा है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में 3 ज्योतिर्लिंग आपका महाराष्ट्र में ही अवस्थित है। एक पड़ोसी राज्य झारखंड, कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, वहां अवस्थित है। फेमस महाकालेश्वर, उसके बाद गुजरात का सोमनाथ, ये सब कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग हैं। जयपुर के हवा महल जिसका निर्माण 1699 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण 1699 में करवाया गया। यह जो है आपका, इसमें कुल टोटल 953 खिड़की है। वेंचुरी प्रभाव से, अब वेंचुरी प्रभाव साइंस का क्षेत्र है, तो वेंचुरी प्रभाव से गर्मी के दिनों में भी यहाँ तुलनात्मक रूप से, अब तो एसी था नहीं, तुलनात्मक रूप से यहाँ कम गर्मी महसूस होती थी इस भवन में। तो ये 953 खिड़की का इसका जो वास्तुकार था उस्ताद लालचंद, क्योंकि आजकल वास्तुकार पर भी क्वेश्चन पूछता है। उस्ताद लालचंद इसका वास्तुकार था, इसका नाम याद रखिएगा, उस्ताद लालचंद इसका वास्तुकार था। जयपुर के हवा महल में का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह। कब हुआ? 1699 ईस्वी में। कितनी खिड़की थी? 953। इसका वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद लालचंद। वास्तुकार कौन था? चलिए सीमा कुमारी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जोधाबाई, देखिए जोधाबाई, यूं तो जोधाबाई अकबर की पत्नी का भी नाम होता है, ऐसे उसका नाम कहीं कहीं आपका हरखाबाई भी उपलब्ध है। जोधाबाई जो है वास्तव में देखा जाए तो जहांगीर की पत्नी का नाम भी जोधाबाई है। अब चूंकि जहांगीर तो विकल्प में है नहीं, तो कंफ्यूज होने का कई जगह नहीं बनता है, उत्तर हो जाता है अकबर। और इसी हरखाबाई जोधाबाई जो थी, कौन थी? तो ये आमोर का शासक राजा भारमल की पुत्री थी हरखाबाई। और इसने ही अकबर का उत्तराधिकारी सलीम अर्थात जहांगीर को जन्म दिया। सलीम को जन्म दी थी, तो अकबर का उत्तराधिकारी को पैदा करने वाली जो थी वो हरखाबाई, जो अकबर की बेगम रही। और ये पहली शादी ऐसी थी जहां हिंदुओं से जो शादी की गई वो स्वेच्छा से, बाकी जिसने भी शादी किया वो जबरन किया था, ताकत के बल पर, बंदूक की नोक पर किया था, और ये स्वेच्छा से किया गया शादी था। आंसर हो गया आपका। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी, औरंगजेब की पत्नी। यूं तो ऐसा नहीं कि एक ही पत्नी हुआ करता था, पत्नी की संख्या तो एक से अधिक भी हुआ करता था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई? गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। और इनकी शिक्षा, आनंद साहिब था उसका जो मूल नाम था चक्की, इनकी शिक्षा हुई चक्की में। और अमृतसर की स्थापना करवाए थे चौथा गुरु रामदास। और अमृतसर में तख्त हर मंदिर का निर्माण करवाए पांचवा गुरु अर्जुन देव, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थीगण, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 पेपर 2, इसमें आपको इसका कोर्स यदि करना चाहते हैं आप में से जो भी इच्छुक हैं, जो सीटेट एग्जाम पास किए हुए हैं, तो यकीनन तौर पर प्लेटफॉर्म का ये मंच आपके लिए बेहतर मंच है, जहां हर शिक्षक योग्यता और अनुभव में अद्वितीय है। यहां से जुड़ करके आप लाभ उठा सकते हैं। आपके सामने इसकी तमाम जानकारियां उपलब्ध है। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद मतलब अभी क्या बोलते हैं, अभी उसका नाम कर दिया गया है अयोध्या जिला। तो फैजाबाद में का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आप देखिए यहाँ पर अन्य विकल्प देखिए, कुंवर सिंह, ये तो बिहार के जगदीशपुर के, खान बहादुर ये बरेली के, उत्तर प्रदेश के
बरेली में, बेगम हजरत महल ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो स्पष्ट है कि अब आपके सामने एकमात्र और फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला को अंग्रेजों ने अपना सबसे कट्टर, सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में स्वीकार किया था। उत्तर जाता है मौलवी अहमदुल्ला। 1857 क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857। मेरठ के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया और 11 मई को इन लोगों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को, दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को देश का बादशाह घोषित किया था। 1857 की क्रांति को वीडी सावरकर ने प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना इतिहासकार डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से संबोधित किया था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, जिसके कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1916, जिसकी अध्यक्षता किया गया था अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। अब यहाँ पर क्या कहता है, विशेषता परिणाम क्या थी? कांग्रेस प्रांतीय परिषद के चुनाव में मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन के लिए सहमत नहीं था। गलत है। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया और वास्तविक तौर पर देखा जाए तो देश की विभाजन की रूपरेखा को कांग्रेस ने यहां स्वीकृति प्रदान की। यह कांग्रेस की एक ऐतिहासिक भूल गिनी जाती है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया। पंडित मदन मोहन मालवीय और ने इसका विरोध किया, लेकिन बाल गंगाधर तिलक और अन्य लोगों के सहयोग से कांग्रेस ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दिया। पहला लाइन तो गलत है। इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथी कहा। इसमें कांग्रेस में 1907 में जो कांग्रेस का सूरत में विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल के रूप में, इस गरम दल और नरम दल दोनों यहाँ पर एक हो गए थे। इस लाइन बी सही है। इसने हिंदू मुसलमानों के बीच नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग इसमें एक समझौता कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी दोनों एक मंच पर आए, दोनों मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किए, इसलिए यहाँ पर एक दूरी बढ़ी नहीं, दूरी कम कर दी। लाइन गलत है। इसके कारण बंगाल का बंगाल विभाजन तो आपको पता ही है कि बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, और ये लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। उसका कोई संबंध है नहीं, अर्थात आंसर केवल और केवल बी सही है। तो हर प्रश्नों का क्यों और कैसे के साथ दीपक कुमार शर्मा जी, गुड मॉर्निंग दीपक कुमार शर्मा, सीमा कुमारी और अन्य जो भी विद्यार्थी हैं, आपसे आग्रह है, तो आग्रह है, यदि पढ़ाई बेहतर लगता है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अरे पर्दे के पीछे तो कम से कम अच्छा लगा तो उसकी सूचना तो दें, और दूसरा यदि आंसर भी देंगे यकीनन तौर पर आपकी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊंचा बढ़ेगा, इसलिए उत्तर देने का भी प्रयास करें। जब 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जमींदारी प्रणाली बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जमींदारी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ लागू हुआ? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में लागू किया गया। परमानेंट, अर्थात एक बार जो कर तय कर दिया गया उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ का गवर्नर था? अब देखो लागू किया गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, तो पंजाब का गवर्नर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या लागू करेगा? मद्रास का गवर्नर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या? बिहार कोई अलग सूबा के रूप में था ही नहीं। बिहार तो अलग प्रांत बना अंग्रेजों के काल में। 1912 में बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिया गया, तो बंगाल का हिस्सा था, अर्थात देखिए उत्तर क्या है, बंगाल है। यहाँ आपको हर प्रश्न में ये उत्तर है तो क्यों है, ये नहीं है तो कैसे है, उसका स्पष्ट आपको स्पष्टीकरण दी जाएगी ताकि कंसेप्ट आपका बना रहे। भारतीय संविधान में विधायिका के अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका संविधान से ली गई। विधायिका लेजिस्लेटिव अर्थात क्या होगा, संसद, संसद को कहते हैं विधायिका, संसद को कहा गया विधायिका।
तो आपने कोई किरण तौर पर पता होगा संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया। अब तो यकीनन तौर पर आप निकाल सकते हैं, कनाडा से क्या लिया गया, कनाडा से लिया गया संघीय प्रणाली, कनाडा से लिया गया राज्यपाल का पद, कनाडा से लिया गया, फ्रांस से लिया गया गणतंत्रीय प्रणाली, फ्रांस से लिया गया गणतंत्रीय प्रणाली, आयरलैंड से लिया गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और स्पष्ट है कि ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से लिया गया। अर्जुन कुमार नमस्कार, नमस्कार अर्जुन जी। निवारक, निवारक मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, अर्थात पहले के कानून का रोक देना, निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध। देखिए अभी क्या है, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA, ये 1980 में लागू किया गया। ये आपका 2002 ईस्वी में पोटा POTA पोटा कानून लाया गया था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1971 में मीसा कानून लाया गया था। ये तमाम कानून जो है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है उस अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए ये सब कानून। या भी आपका क्या है, देखिए राजद्रोह अधिनियम जो अंग्रेजों के काल से ही चला आ रहा है, राजद्रोह अधिनियम धारा 124, ये सभी निवारक कानून में आती है जो आपकी स्वतंत्रता, आपका अधिकार को छीन लेता है। अब देखिए इसमें क्या है, आजादी का हक, राइट टू फ्रीडम, आंसर ही हो जाएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, संपत्ति का हक, संपत्ति का हक जो है आपका अब तो अनुच्छेद 300 क में यह मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक विधिक लीगली अधिकार है। और शिक्षा का हक अनुच्छेद 21A में इसे रखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को, तो निरोध कानून आजादी के हक को छीनता है, आजादी के हक को छीनता है। निवारक कानून अनुच्छेद 19 को प्रतिबंधित करने के लिए अलग अलग काल में, देखिए रासुका अभी भी प्रभावी है। इसके अलावा जो है राजद्रोह अधिनियम अभी भी प्रभावी है। पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती पंचायती राज को बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को 3 भागों में बांटा। पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। दूसरा है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। और तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद। 3 समिति का प्रयोग किया गया है। अब देखिए कहता है बीच में, तो ये हो गया सबसे नीचे, ये हो गया सबसे ऊपर, तो मध्यवर्ती था क्या हो गया, पंचायत समिति। सरपंच, पंचायत में एक मुखिया और एक सरपंच होता है, अर्थात ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, ये जो है सो दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। चारों का चारों स्पष्ट हो चुका है। कहते हैं अध्ययन एवं मूल्यांकन करने में विजय केलकर समिति का गठन किया गया। विजय केलकर समिति भारत में गरीबी के लिए, देखिए कौन सा बनाया गया, गरीबी के निर्धारण के लिए पॉवर्टी और इंडिया के लिए आपका 3 समिति बना। पहला समिति बना उसका नाम था लकड़ावाला समिति, दूसरा नाम था उसका नाम था सुरेश तेंदुलकर समिति, तीसरा नाम है रंगराजन समिति। ये है सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल अर्थात PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद होने वाले परिवर्तन के लिए इस समिति का गठन किया गया था, जिसे हम कहते हैं विजय केलकर समिति, जो एक बड़े अर्थशास्त्री के रूप में अपनी पहचान बनाए थे। विद्यार्थीगण आपके सामने देखिए स्पष्ट रूप से दिया हुआ है बिहार SSC की पढ़ाई के लिए
बेहतर सारगर्भित तार्किक रूप से मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा, ताकि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, चारों विषय का पूरे तथ्यात्मक और विवरणात्मक रूप से आपके सामने वो तथ्य, वो फैक्ट दिया जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, फोटो काहे बदलते हैं भाई आप लोग, बदलिएगा फोटो। निम्नलिखित में कौन लोकायुक्त और लोक उप लोकायुक्त की नियुक्ति करता है? देखिए, केंद्र स्तर पर क्या होता है? केंद्र स्तर पर होता है लोकपाल, केंद्र स्तर पर लोकपाल, राज्य स्तर पर लोकायुक्त, राज्य स्तर पर होता है लोकायुक्त। सबसे पहली बार महाराष्ट्र में, सबसे पहली बार महाराष्ट्र में 1971 में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। तब जब राज्य स्तरीय नियुक्ति है तो स्पष्ट है कि ये राज्यपाल या उपराज्यपाल इसे करेंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जो है, चूंकि नियुक्ति करने का काम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का होता है, क्योंकि कागज पर अनुच्छेद 54 कहता है कि राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? अनुच्छेद 154 के आधार पर राज्यपाल होता है। तो राज्य की नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा, केंद्र की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वह किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर, ईश्वर भगवान के नाम पर। अब राजतंत्र में कौन होगा? ये तो राजा होगा। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक हुआ करता था। फासिस्टवाद में जैसे आप व्यक्ति का हुकूमत होता है, इसमें आप हिटलर का नाम सुनते हैं, मुसोलिनी का नाम सुनते हैं, सद्दाम हुसैन का नाम सुनते हैं। अभी एक प्रकार का चलिए शी जिनपिंग भी अपने क्षेत्र में तानाशाही की तरह है। स्पष्ट है उत्तर धर्म तत्व हो जाएगा। इसे स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु, डॉक्टर वायु देखिए भारत में भी चलती है पछुआ पवन, तो आपको याद हो, माँ पिता जरूर बताए होंगे कि जब पूर्वा हवा चलती है तो क्या होता है? पूर्वा हवा में जख्म जो है उभर आता है, और पछुआ हवा में जख्म जल्दी भर जाता है, जख्म पुराना दर्द सूख खत्म हो जाती है। तो पछुआ हवा डॉक्टर वायु है। पछुआ हवा एक ऐसा हवा है जो गर्मी दिन में गर्म और ठंडा दिन में ठंडा करता है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग जो हवा आपके सामने है, तो डॉक्टर वायु के लिए वह गर्म हवा होगा, तभी डॉक्टर वायु के रूप में आएगा। अब आप विकल्प को देखिए, मिस्ट्रल ये फ्रांस में चलने वाला ठंडी वायु है। बोरा यूगोस्लाविया, बोरा जो है यूगोस्लाविया में चलने वाला यह भी ठंडी वायु है। तो दो विकल्प तो आपका स्वतः समाप्त हो जाता है। चिनुक, चिनुक चलता है रॉकी पर्वत के सहारे, रॉकी पर्वत के सहारे यूएसए में चला करता है, ये गर्म वायु है। और हरमट्टन ये सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल से निकलती है, और इसे ही डॉक्टर वायु के नाम से, इसे ही डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है। आवाज नहीं आ रहा है, देखिए कौन है भाई? लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रहा है। माइक तो मेरा ठीक ठाक है भाई। हेलो, चलिए आवाज आप तक जा ही रही है। चलिए ठीक है। अगला है अंशुपा झील कहाँ अवस्थित है? झील किसको कहते हैं? चारों ओर स्थल से घिरा हुआ, चारों ओर स्थल से घिरा हुआ, चारों ओर बेसिन से घिरा हुआ जल राशि को कहते हैं झील। सबसे बड़ा झील जो है विश्व स्तर पर कौन सा है? तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर। विश्व स्तर पर सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर झील। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग झील होती है, और झील से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने आता है।
आप झील में कई क्वेश्चन पढ़े होंगे। विश्व का सबसे खारा जल का झील तुर्की का लेक मोन, सबसे मीठा जल का झील अमेरिका के क्षेत्र का मिसिसिपी से जुड़ा हुआ जो झील है, तो झील से सुपीरियर झील उसे बोलते हैं। तो सबसे मीठा झील सुपीरियर झील, सबसे खारा झील तुर्की का लेक मोन झील, सबसे बड़ा झील तो कैस्पियन सागर झील। भारत का सबसे बड़ा झील, भारत का सबसे बड़ा झील उड़ीसा का चिल्का झील, उड़ीसा का चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा झील है। जम्मू कश्मीर का बुलर झील, डल झील, जम्मू कश्मीर का डल झील भारत का सबसे मीठा झील का झील है। सांभर झील भारत का सबसे खारा जल का झील है। तो झील से जुड़ा हुआ कई क्वेश्चन आपको बराबर पूछा जाता है। अनसुपा झील भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। उत्तराखंड में भीमताल झील, बिहार, बिहार का आपका है कांवर झील, बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय का कांवर झील ये बिहार का झील है। और असम में तमरंगा झील, असम में तमरंगा झील। फिर देखिए 4 झील से आप कम से कम आप 10 झील से उत्तर जान चुके हैं भाई, सही है। पोलावरम सिंचाई परियोजना है आंध्र प्रदेश का, पोलावरम सिंचाई परियोजना है आंध्र प्रदेश का, जो गोदावरी नदी के तट किससे निकलती है, ये गोदावरी नदी से है। तो यहाँ पर गोदावरी अर्थात भी कावेरी की जो परियोजना में आती है, कावेरी देखिए है मैटूर परियोजना, काबूर काबूर मैटूर कृष्णा पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा पर, नागार्जुन सागर कृष्णा पर नागार्जुन सागर। महानदी पर हीराकुंड, महानदी पर हीराकुंड परियोजना। अगला जो आपके सामने है, मिट्टी के किस परत में ह्यूमस, ह्यूमस मतलब क्या होता है, जीवाश्म, ह्यूमस मतलब, ह्यूमस बोला गया मतलब हुआ जीवाश्म, जीवाश्म को ह्यूमस कहा जाता है। अब मिट्टी में जीवाश्म कहाँ पाया जाएगा, जब मिट्टी के अंदर तो जीव रहेंगे नहीं, जाहिर सी बात है मिट्टी के ऊपरी परत पर ही जीव पाए जाएंगे, अंदर तो उसके पास विभिन्न प्रकार की अवयव की कमी हो जाएगी। तो ह्यूमस अर्थात जीवाश्म, जहाँ जीव रहेगा वहाँ मृत्यु के बाद उनके जीवाश्म ही मिलेंगे। जीवाश्म कहाँ पाया जाएगा, तो मिट्टी के ऊपरी परत पर, ऊपरी भाग में जीवाश्म को ह्यूमस कहते हैं। आप देखते हैं पानी को, मिट्टी को पानी में डाल दीजिए, उजला उजला कुछ तैरता हुआ आपको दिखेगा, वही तैरता हुआ उसे ही कहा गया जीवाश्म। तो जीव का अंश जो है शेष बच गया है, जो मिट्टी की कार्बनिक, मिट्टी में यौगिक तत्व को बढ़ावा देता है, मिट्टी के उर्वरता को बढ़ावा देता है। अगला जो आपके सामने प्रश्न है, चलिए यहाँ पर है BSSC इंटर लेवल का चल रहा है, तो आप इससे जुड़ करके कोर्स से लाभ उठा करके अपने आप को सशक्त, मजबूत और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी बना सकते हैं। उत्तरी भारत के राज्यों में कपास की खेती, कपास, ये तो कपास मूलतः जो होती है कहाँ होती है, कपास देखिए महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। कपास के लिए काली मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी की जरूरत होती है। काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी या उसे ही कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारत राज्य में कपास की खेती कृषि ऋतु में, कपास जो होती है खरीफ, अर्थात ये खरीफ मतलब क्या हुआ, जिसकी बुवाई जुलाई अगस्त में की जाती हो, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, बुवाई का मौसम एक ही, बरसात के मौसम में इसकी खेती की जाती है। रबी फसल में देखिए गेहूं, चना, तिलहन, जायद में हो गया आपका खीरा, ककड़ी, ये सब जायद फसल में आता है। निम्नलिखित विकल्प में भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, बंदरगाह जो है तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ है, मद्रास में। कलकत्ता बंदरगाह जो है ये नदी बंदरगाह है, हुगली नदी पर बना हुआ नदी बंदरगाह है। कोची बंदरगाह केरला में है। और आपको सबको पता है कि मुंबई को औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल टाउन के नाम से जानते, भारत की आर्थिक नगरी मुंबई को कहा जाता है। मुंबई का जो बंदरगाह है, वहाँ 2 बंदरगाह है, एक है नेहवा सेवा
जिसे जवाहरलाल नेहरू, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से, और दूसरा आपको बंबई बंदरगाह एक सबसे बेस्ट बंदरगाह है, जबकि नेहवा सेवा बंदरगाह जो है सबसे आधुनिक मॉडर्न बंदरगाह है। कौन सा ऐसा क्षेत्र जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? भूकंप क्यों तो आने का निश्चित कारण बतलाना संभव नहीं है। भूकंप का पूर्वानुमान लगाना अब तक, ऐसे तो अखबार के पन्नों पर पढ़े, तब एक सप्ताह पहले भी उसकी सूचना दी जा सकती। चलिए, तकनीक लगातार विकास कर रहा है। भूकंप उस क्षेत्र में आता है जहां पृथ्वी अभी निर्माण के प्रक्रिया, निर्माण के दौर से गुजर रहा है। तो हिमालय और उसका मैदानी जो भाग है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, सिंधु का, वो अभी निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही है। तो सबसे अधिक हिमालय क्षेत्र में, सबसे अधिक हिमालय और उसके मैदानी भाग में भूकंप आने की, दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वह पूरी तरह व्यवस्थित हो चुका है, वहां सबसे कम भूकंप आने की संभावना है। पश्चिम घाट ये भी सबसे कम भूकंप वाले क्षेत्र में है। उत्तर भाग गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। अब आपके सामने केवल यही दो विकल्प है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी जो पर्वत, हिमालय पर्वत से निकलती है या प्राक हिमालय से निकलती है, और उसकी घाटी क्षेत्र जो लगातार अभी निर्माणाधीन अवस्था में है, वहां सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। अर्थात हिमालय पर्वत भूकंप का सबसे महत्वपूर्ण, भारत में भूकंप का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो है हिमालय पर्वत। इस देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण समुद्र सेवा का मूल्य क्या कहलाता है? देखिए, परिभाषा ही है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। एक वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में देश की भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवा, उत्पादित प्रोडक्ट किया हुआ सभी अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं? जीडीपी। देखिए, जीडीपी सकल राजस्व आय जो होती है, राजस्व मतलब क्या हुआ? कर से सरकार को जो इनकम प्राप्त हुआ, गैर कर से जो सरकार को इनकम प्राप्त हुआ, राजस्व में ब्याज से जो प्राप्त इनकम प्राप्त हुआ, केवल वही नहीं होता है। कुल समान का राजस्व, ये कोई शब्द होता नहीं है। कुल आय, टोटल आय तो किसी कंपनी व्यक्ति की हो सकती है। आय से नहीं बल्कि टोटल उत्पादन को सकल घरेलू उत्पादन, यहाँ सेवा के मूल्य को कहलाते हैं सकल घरेलू उत्पादन, जीडीपी। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे क्या बोलते हैं? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, क्या बोला गया? मानव विकास सूचकांक। शुरुआत कब हुई? शुरुआत इसकी हुई 1990 से। कौन इसको जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका प्रारूप किसने तैयार किया? तो पाकिस्तान का महबूब उल हक के द्वारा इसके प्रारूप को तैयार किया गया 1990 से। संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनडीपी इसमें 3 आधार बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? शिक्षा, आय और जीवन प्रत्याशा। शिक्षा, आय और जीवन प्रत्याशा अर्थात स्वास्थ्य, ए नंबर हो जाएगी। इसी 3 के आधार पर आपका निकाला जाता है मानव विकास सूचकांक, जिसमें पहला स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे, और 132वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान बहुत ही पीछे है, कह सकते हैं दयनीय अवस्था में है। अभी भी हमारे देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, कुपोषण है, अशिक्षा है, इन सबसे हम लोग ग्रसित हैं। क्या विद्यार्थीगण हमसे क्या नाराजगी है कि भाई आप लोग उत्तर नहीं देते हैं? प्रश्न आपके सामने है तेजस। चलिए, तेजस ये लड़ाकू विमान है। तेजस का नामकरण तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। किस अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया। ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है, और अमेरिका के साथ समझौता हुआ है
इसके इंजन निर्माण में वो सहयोग करेगा। अमित शाह ने बलिदान स्तंभ, चलिए अब तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिए, उस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में उन्होंने जम्मू कश्मीर में लाल चौक के निकट, लाल चौक के निकट बलिदान स्तंभ की निर्माण की। लाल चौक के निकट बलिदान स्तंभ को उन्होंने स्थापित किया ताकि राष्ट्र के प्रति जिन्होंने अपनी सर्वस्व त्याग किया उनके साथ सम्मान हो। विद्यार्थीगण, बिहार एसएससी मैथ क्लास के लिए आपके सामने आंसू नायक सर पूरे सहर्ष उपलब्ध हैं, जहां हर सवाल को पूरी तरह ट्रिक और थ्योरी दोनों के रूप में बड़े ही स्पष्ट तरीके से आपको बतलाते हैं। इनसे जुड़ करके आप लाभ प्राप्त करें। प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार आचार्य एन गोपी को प्राप्त हुआ। इसकी शुरुआत जो है बस नए नए ये पहला आपका क्या यहाँ पे देखिए नाम ही लिखा हुआ है, पहला प्रोफेसर। तो सबसे पहले इस पुरस्कार की शुरुआत अभी करेंट वर्ष में ही इसकी शुरुआत की गई है और इसका शुरुआत जो है तो आपका मिला है, पहला पुरस्कार आचार्य एन गोपी को मिला। रामचंद्र गुहा ये लगातार चली कर्नाटक के क्षेत्र के हैं, इतिहासकार और अखबार में लगातार इनका स्तंभ आते रहता है। सलमान रुश्दी ये भारतीय मूल के इंग्लैंड के नागरिक हैं और मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार, अरुंधति राय इन्हें भी बुकर पुरस्कार, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें भी बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। भारत में प्रमुख जैव विविधता भारत में 4 स्थल है जैव विविधता का। पश्चिमी घाट सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा हिमालय, तीसरा उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत इसे सुंडालैंड के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पश्चिमी घाट भी है, उत्तर पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी है, अर्थात सुंडालैंड तो दोनों जिस प्रकार विकल्प है 1, 2 और 3, तीनों का तीनों इसमें सही है। 2021-22 से 25-26 के दौरान योजना को लागू करने का निर्देश जारी किया है। वो निर्देश जो है, चूंकि अब यहाँ पर देखिए क्या है, चलिए पोषण से जुड़ा हुआ है। अब पोषण विभाग किसके पास है? पोषण विभाग जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय के पास है। ग्लेशियल क्ले, मृदा और हिमोर, अब देखिए ग्लेशियर अर्थात जहां बर्फ, ग्लेशियर क्या हुआ, जहां बर्फ पिघलती है उस क्षेत्र में, हिमोर जहां हिम के साथ जो है उसमें कंकर पत्थर भी मिला रहता है, जहां मिट्टी में कंकर पत्थर मिला होता है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? देखिए द्वार जो है ये क्या है, ये घास का आपका हरिद्वार ये वगैरह कहाँ पर है, ये पाया जाता है पर्वतीय नीचे के ढाली क्षेत्र में, उसे उत्तराखंड में द्वार कहते हैं। भाबर पर्वत के नीचे अवस्थित कंकर पत्थर का जो चट्टानी भाग होता है उसे चंपारण में भाबर कहते हैं। कि करेबा जम्मू कश्मीर में जहां पर हिम के साथ भाबर, देखिए क्या है, भाबर आपका चंपारण में बर्फ तो गिरती नहीं है। द्वार हो गया देह आपका हरिद्वार के क्षेत्र में। ये करेबा मिट्टी जो कि जम्मू कश्मीर में, करेबा मिट्टी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और केसर के उत्पादन के लिए दुनिया का सबसे महंगा फसल कौन है? तो केसर है। भारत में जम्मू कश्मीर, विश्व में ईरान में सबसे अधिक केसर की खेती होती है। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ, आपने यकीनन तौर पर पढ़ा होगा कि चाणक्य, अपना गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने, अपना गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को पराजित करते हुए
322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का समापन कर मौर्य वंश की स्थापना किया। तो अब यहाँ पर देखिए मगध में जो वन राजवंशावली है, तो सबसे पहले हर्यक वंश नंबर 1, नंबर 2 पर है सुसुनाग वंश, नंबर 3 है नंद वंश और नंबर 4 है वो है मौर्य वंश। और मौर्य वंश के पतन के बाद कुषाण ने भारत पर आक्रमण किया था, चलिए इसको 5वां नंबर पर रख लेते हैं। जब चौथा नंबर गद्दी को प्राप्त किया तो स्पष्ट है कि तीसरा को नाश करके गद्दी पर बैठा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? नंद वंश। चंदन किस प्रकार का? चंदन सबसे अधिक कहां पर मिलता है? चंदन देखो लकड़ी मिलती है सबसे अधिक कर्नाटक के क्षेत्र में। फिर चलिए तमिलनाडु, आपने चंदन का तस्कर वीरप्पन का नाम एक किरण शायद सुना ही होगा, उस पर फिल्म भी बन चुका है। कौन है? पुष्पा क्या कौन फिर? तो इसी वीरप्पन के जीवन पर आधारित है, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं या क्या उसका नाम है। तो चंदन का लकड़ी कर्नाटका में चंदन होती है, तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु का वन किस प्रकार का है? पतझड़ वन है तमिलनाडु का भारत में। अब देखो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन केवल और केवल पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान, केवल और केवल इन्हीं 3 जगह, इन्हीं 3 वन कितने प्रकार का होता है? चलिए नीतीश जी, वन का जो वर्गीकरण होता है, एक वन होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, एक वन जो आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसे हम सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सदाबहार वन के नाम से, सालों भर हरा भरा रहने वाला। भारत में इन 3 क्षेत्रों में सदाबहार वन पाया जाता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि सदाबहार वन पाया जाता है वहां जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये दोनों जगह सदाबहार वन का क्षेत्र है। दूसरा वर्षा वन होता है, देखिए पर्णपाती वन, इसे पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु के गर्मी के पूर्व, ठंडा ऋतु के अंत में और गर्मी के पूर्व यह अपने पत्ते को गिरा देता है। समूचे भारत में जो अधिकांश वन पाया जाता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सभी जगह जो है आपका पर्णपाती वन ही पाया जाता है। यही आपका उत्तर है। सवाना वन दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में, जहाँ ऊंचे ऊंचे घास होता है, यहाँ 8 फीट 10 फीट लंबा फीट घास का होता है। सवाना वन जो है घास का मैदान होता है। एक वन होता है मरुस्थलीय वन, मरुस्थल में जिसके पट्टे नुकीले, तना कांटादार, नाग अर्थात कैक्टस, नागफनी, बबूर, खजूर से जुड़ा हुआ जो पेड़ पौधे वाले वन होते हैं, उसे कहते हैं मरुस्थलीय वन। एक होता है मैंग्रोव वन, जहाँ ताजा जल और सादा और खारा जल, समुद्र का नदी का जल जहाँ मिलता है, उसे मैंग्रोव वन। एक होता है टैगा वन या शंकुधारी वन, जहाँ हिम की वर्षा होती है, हिमपात होता है, वहाँ टैगाधारी या शंकुधारी वन पाया जाता है। तो वन का जो वर्गीकरण होता है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में, बर्फबारी क्षेत्र में, वो होता है आपका कोनधारी या शंकुधारी, या उसी को बोलते हैं टैगा वन। एक वन ये हुआ, ये बर्फीला क्षेत्र में होता है। दूसरा वन जो हो गया खूब वर्षा वाले क्षेत्र में, उसे बोलते हैं सदाबहार वन। तीसरा वन जो होता है वो होता है पर्णपाती अर्थात पतझड़ वन। चौथा वन जो होता है उसे बोलते हैं मरुस्थलीय वन। 5वां वन जो होता है उसे बोलते हैं मैंग्रोव वन। इस प्रकार से वनों का अलग अलग वर्गीकरण है। चोखा किस प्रकार, देखिए अब अलग अलग देश का, म्यांमार की भाषा है बर्मी, बांग्लादेश की भाषा है बांग्ला, भूटान की भाषा है जोखो। भूटान की भाषा, अलग अलग भाषा का अलग अलग नाम होता है। और अब आपके सामने है मालदीव की भाषा है धीवेही।
ही वे ही। देखिए चारों देश की भाषा स्पष्ट रूप से आपके सामने लिख दिया गया। यूपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नौकरी हमारी मुट्ठी में, लिमिटेड सीट है और लिमिटेड विद्यार्थी को पढ़ाया जाएगा, ताकि हर विद्यार्थी से इंडिविजुअल तौर पर जुड़ करके उनकी समस्या का बेहतर, और भीड़ में नहीं बल्कि भीड़ का हिस्सा ना बने विद्यार्थीगण, आप वहां हिस्सा बने जहां आपको अधिक लाभ मिलने की संभावना है, जहां आपका कंसेप्ट क्लियर होने की संभावना है। तो प्लेटफॉर्म कोचिंग उसके लिए मेरी नजर में सबसे बेहतर और उचित जगह है। एक बहुकोशीय तंतु में चलिए तो साइंस का क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में किस समाज सुधारक को लोक हितवादी? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहते हैं। ये महाराष्ट्र के थे। लोकहितवाद के नाम से ये समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे गोपाल हरि देशमुख। प्राचीन भारतीय इतिहास में किस काल में मिट्टी के बर्तन, देखिए मिट्टी का बर्तन आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता में, लाल और काला। मृदभांड, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मृदभांड पाया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता को क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता जो है वह आपका इसमें आता है नवपाषाण काल। हड़प्पा सभ्यता, ताम्रपाषाण हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता है किस काल में? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता। लेकिन जहां विकल्प है तो नवपाषाण में जब खेती बाड़ी शुरू हुई तब जो है सबसे पहले नवपाषाण काल में ही चाक का आविष्कार हुआ, जिस पर मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था। नवपाषाण काल में ही पहिया का आविष्कार हुआ। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। ताम्रपाषाण काल में सभ्यता और संस्कृति का। चलिए स्पष्ट हो गया। हॉकी में चलिए तो ऐसा शब्द है कि यही तो खेल को देखिएगा तो स्पष्ट रूप से इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो हॉकी से जुड़ा हुआ, खेल से जुड़ा हुआ शब्द है। तो फ्री हिट क्या होता है कि जब गेंद बाहर चल जाती है, जो बाउंड्री उसकी बाउंड्री रेखा है, तो खेल अधिक गेंद बाहर चल जाता है तो गेंद को ला करके यहाँ पर मानते हैं फ्री हिट जो है सो आप अंदर की ओर मारिए, विपक्षी टीम के खिलाफ मारना होता है। ऐसे इंटर लेवल देखिए फिर वो आपके सामने है। साइंस का जो है डीके तिवारी सर आपको साइंस का पोर्शन पढ़ाएंगे, ताकि साइंस का हर पार्ट को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हर तथ्य से आप भली भांति परिचित हो सके। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, कोरियोग्राफी क्या, जो नाच वगैरह नृत्य वगैरह दिखलाते हैं, स्टेप कौन सा स्टेप कैसा होना चाहिए, किस शब्द पर हाथ आंख पांव का थिरकन क्या होनी चाहिए, तो जो उसका बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, शब्दों के आधार पर क्या उसका नृत्य का तरीका होगा, उसे ही कोरियोग्राफ के नाम से जानता है। तो शायद सुरेश मुकुंद को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रभुदेवा फरहा खान ये कोरियोग्राफी है तो ज्यादा हमको जानकारी इसके है नहीं। कौन सा भारतीय रेगिस्तान की विशिष्ट विशेषता के बारे में गलत है? भारतीय रेगिस्तान, भारत में रेगिस्तान को क्या बोलते हैं? थार रेगिस्तान, जो कहाँ है? राजस्थान से लेकर गुजरात के क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान से लेकर गुजरात में है। तो अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में भी मरुस्थल होते हैं। याद रखिए मरुस्थल जो होते हैं, रेगिस्तान जो होता है वह महाद्वीप के पश्चिम में और अक्षांश में देखा जाए तो 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। ये देखिए सही है। और यहाँ रेगिस्तान किसको कहते हैं? जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, 50 से 20 सेंटीमीटर, जहां 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो उसे मरुस्थल या रेगिस्तान कहते हैं। अब यहाँ 200 मिलीमीटर, ये लाइन गलत हो जाएगा। रेत के टीले हैं, इसमें केवल मरुस्थल के नाम से इसे मरुस्थली, इसे थार मरुस्थल कहते हैं। केवल यहाँ रेत के टीले ही नहीं है। क्या कहता है कथन भारतीय रेगिस्तान विशिष्ट विशेषता के बारे में बतलाता है? एक मिनट भारत के मरुस्थल के बारे में बतलाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है। पहली बात तो यह है कि अरावली पर्वत के विशेष बारे में गलत है। तो
तो अलावली पहाड़ी उत्तर में सही है, ये तो लाइन सही है। इसमें जहां मरुस्थल में रेत रहता है इसे मरुस्थली, इसे थार मरुस्थल, चलिए थार नाम नहीं दिया है तो यह लाइन सही है। यदि वर्षा होगी तो फिर मरुस्थल होगा कहां से? स्पष्ट है कि बी नंबर गलत है, बाकी सही है। 30 से 40 अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय शांत महाद्वीप के पश्चिम तट के साथ किस प्रकार की जलवायु होती? ध्यान रखना है कि 30 से 40 या 30 से 45 डिग्री के बीच का जो जलवायु होती है इसे भूमध्य सागरीय, इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है? यहाँ शीत ऋतु में, ठंडा में, शीत ऋतु में वर्षा होती है। आप याद कीजिए विद्यार्थी, जब दिसंबर में, जनवरी में पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश जो वर्षा होती है क्या बोलते हैं? कि भूमध्य सागर में उठने वाला पश्चिमी विक्षोभ के कारण, भूमध्य सागर में उठने वाला पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा हुई, जो रबी के फसल के लिए लाभदायक होता है। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु खट्टे फल के लिए, भूमध्य सागरीय जलवायु खट्टे फल के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। यहाँ प्रचुर मात्रा में खट्टा फल पाया जाता है। यहाँ पर देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु, इससे उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय। अब यदि आप इसे देखें थोड़ा सा ग्लोब पर, तो 23.5 से 23.5 ये होता है उष्ण कटिबंधीय। ये क्या होता है? ये होता है उष्ण कटिबंधीय। और 30 से 35 होता है, ये होता है उपोष्ण कटिबंधीय। अब भूमध्य सागरीय 30 से 45 जो होता है भूमध्य सागरीय जलवायु होता है। रीजनिंग के आपके सामने देखिए अंकित सर हैं, जो कि बिहार आपका BACC जिसके लिए हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपके रीजनिंग के लिए बहुत ही एक्सपर्ट, रीजनिंग के बहुत ही जानकार शिक्षक आपके लिए उपलब्ध हैं। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया, चलिए यकीनन तो पर सबको पता होगा कि हड़प्पा शहर में जो है जितने भी जल निकासी, जितने भी नाली थी वो पकी हुई आग में ईंट के बनी हुई थी। लोथल को, ये कालीबंगा को छोड़ दिया जाए तो हर जगह मकान भी वो आग में पका हुआ ईंट का बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। स्पष्ट है कि पक्की हुई ईंट का ही बना हुआ है। 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितना % ग्रामीण क्षेत्र में है? भारत की ग्रामीण आबादी, देखिए शहरी आबादी 31 शहरी आबादी यदि देखा जाए भारत की शहरी आबादी 31.16%। अब जो शेष बच गया वो ग्रामीण ही हो जाएगा। 31 में आप जो क्या हो जाएगा, लगभग 68.8% ग्रामीण क्षेत्र में है। 2022 में राज्य में बजट महिला के लिए सुषमा स्वराज। अब देखिए सुषमा स्वराज जो कि बीजेपी की एक बहुत ही प्रतिष्ठित लीडर थी, विदेश मंत्री के तौर पर भी ये काम कर चुके हैं। ये जो है विदेश मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। अब सुषमा स्वराज, अमरिंदर सिंह, ये कांग्रेस के मुख्य अधिक, अभी तो बीजेपी चल आए हैं, लेकिन ये कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री थे। अशोक गहलोत देखिए राजस्थान में, ये भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। अब ये दोनों हैं बीजेपी का। लेकिन सुषमा स्वराज का घर कहाँ था? तो सुषमा स्वराज हरियाणा की थी, तो हरियाणा में उनके नाम से महिला के लिए योजना चलाया गया है। 123 30 से 40 डिग्री अक्षांश। देखिए याद रखना है कि जो जलवायु होती है जलवायु के क्षेत्र में अक्षांश रेखा के माध्यम से, तो ये जो होता है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। या यहां तक कहिए 23.5 से 23.5 ये हुआ उष्ण कटिबंध। इसके बाद 30 से 35
35 ये होता है उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। 30 से 45 इसे बोलते हैं भूमध्य सागरीय, 30 से 45 इसे बोलते हैं भूमध्य सागरीय। और ऊपर का जो होता है शीत कटिबंध होता है, ऊपर का जो होता है शीत कटिबंध होता है। अलग अलग जलवायु के आधार पर, सूर्य की गर्मी के आधार पर उसका अलग अलग विभाजन किया जाता है। और इस विभाजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है सो बारंबार आपको पूछा जाता है। कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से निकलती है। तुंगभद्रा निकलती है कर्नाटक से। अब देखिए यहाँ पर जो है चलिए बंगाल तो यहाँ उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये नदी कहाँ है, ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात से जुड़ा हुआ है। ये मालवा, मालवा मतलब हुआ मध्य प्रदेश, मालवा मतलब हुआ मध्य प्रदेश, तो ये हुआ नहीं। रायचूर दोआब और के बीच जो युद्ध होता था बहमनी और विजयनगर, तो बहमनी और विजयनगर के लिए रायचूर और दोआब के बीच युद्ध हुआ करता था। विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी, तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। कृष्णा नदी के जो क्षेत्र के लिए संघर्ष होता था, लगभग 200 वर्षों तक ये संघर्ष चला था। कुरंग संप्रदाय द्वारा लोसर, लोसर त्योहार सिक्किम में, लोसर त्योहार सिक्किम में, लोसर एक प्रकार का नया वर्ष का त्योहार है। लोसर त्योहार मध्य प्रदेश का त्योहार है, उसका नाम है गणगौर, मध्य प्रदेश का गणगौर। असम, असम का देखिए बिहू, असम का बिहू। गोवा, हर राज्य का अपना अलग अलग त्योहार होता है, अलग अलग। तो गोवा का त्योहार को साओ जाओ, जो आओ, साओ जो आओ, जो आओ, ये गोवा का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। असम का बिहू, सिक्किम का लोसर, मध्य प्रदेश का गणगौर। चुनाव आयुक्त आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष के संविधान में का अनुच्छेद 324 कहता है एक सदस्यीय चुनाव आयोग होगा, एक सदस्य का। 1989 में चुनाव आयोग को 3 सदस्य का कर दिया गया, 1990 में पुनः एक कर दिया गया और 1993 से फिर से इसे 3 सदस्य कर दिया गया। 1989 में टी.एन. शेषन के विरुद्ध एक और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई थी, तो 1989 उत्तर हो जाता है। चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया। पहला चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। बीएसएससी साइंस की पढ़ाई डी के तिवारी सर हम लोग बड़े दिनों से एक साथ पढ़ा रहे हैं। इनकी नॉलेज बहुत ही बारीक तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखेंगे अपनी पढ़ाई को। हाउ आई बिकेम ए हिंदू पुस्तक के लेखक, किताब और उसके लेखक से जुड़ा हुआ है, यह है सीताराम गोयल के द्वारा लिखा गया पुस्तक। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस, पांडिचेरी की राज्यपाल के पद पर भी काम कर चुकी है, उपराज्यपाल के पद पर। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो दिया गया बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगवत, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, बैडमिंटन पैरा ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक के विजेता हैं। बिहार के प्रमोद भगत को ये पुरस्कार दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को ही अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाने लगा। शहनाई की शादी को मंडप से कंसर्ट हॉल तक पहुंचाने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई के सबसे बड़े वादक। ये बिहार के डुमरांव में इनका जन्म क्षेत्र था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की पहचान बनाने में ये सफल रहे थे। सुरूपा सेन एक क्या थी? तो सुरूपा सेन जो है यह आपका एक, यहाँ पर सभी नृत्य से ही जुड़ा होता है, ओडिसी नृत्यांगना थी। भरतनाट्यम तमिलनाडु,
कथकली केरल, कथक उत्तर भारत, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम। ये सब भारत की महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है। चलिए 50 क्वेश्चन का ये सेट मेरे हिस्सा का जो था पूरा होता है। पढ़ाई यदि बेहतर लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जितना शेयर विद्यार्थी, जिसे कलाकार के लिए ताली, उसी प्रकार शिक्षक के लिए विद्यार्थी की आवश्यकता होती है। जब 100-200 विद्यार्थी होता है तो कहीं कहीं पढ़ाने में उत्साह और बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी संख्या में वृद्धि करके अपने आप को सशक्त और मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। सभी लोग का वेलकम है द प्लेटफॉर्म 1.0 पर। और आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 4 का डिस्कशन मैथ्स की दुनिया में, है ना। अभी आपका जीके हो चुका है, अब होना है क्या, मैथ्स। तो सब रेडी हो जाइए, आ जाइए 1 नंबर से एकदम। पहला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर का। कहता दो संख्याओं का लॉसो और मौसो यानी एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4:7 है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन होगी। जब लॉसो और मौसो दोनों दिया हुआ है तो संख्या तो अपने मौसो का क्या होगा, मल्टीपल में होगा। तो अगर 4:7 है, इसका एचसीएफ आप निकालिएगा 4:7 का, तो 4:7 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और 1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 8, 1 का वैल्यू 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 चौके 32। हमको कहता है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। क्या, हाँ, राधे राधे। चलो आ जाओ, अगला सवाल। एलसीएम का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एचसीएफ से गुना कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। कहता माँ और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था, अब से 41 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी होगी। 3:1 है, 3:1 जो है ये है वर्तमान में, और 5 वर्ष, ये 5:1 था कब, ये है 5 वर्ष पूर्व, -5 पर। ठीक है, आपको ये पता होगा जो प्रत्येक में समान चेंजिंग, जैसे 5-5 वर्ष दोनों में घट गया तो उम्र का अंतर जो होगा अनुपात में वो सेम होना चाहिए। अंतर यहां का अगर देखेंगे 3:1 का अंतर तो 2 का अंतर,
अब 5 1 का अंतर तो 4 का अंतर, तो 2 और 4 दोनों को बराबर करने के लिए 2 वाले में 2 से गुना कर देते हैं, अपने आप 4 का अंतर हो जाएगा। हो गया। अब देखो 6 हो गया 5, 2 हो गया 1, दोनों में कितना घट गया, 1 घट गया। इधर कितना घट गया, 5 घट गया, तो 1 का वैल्यू 5 हो गया। हमको निकालना है किसका उम्र, माँ की उम्र। यानी यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 का वैल्यू 5, तो 3 दूना 6 5 30, लेकिन हमको पूछता है कितना वर्ष बाद, 41 वर्ष बाद, तो 41 जोड़ दीजिए, 41 और 30 कितना हो गया, 71, 71 में टिक लगा दीजिए। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 51 नहीं बताए, 51 इसमें कहां था, 51 नंबर क्वेश्चन तो नहीं था ना, कहां, देख लेंगे लास्ट में, ऐसा कुछ छूटा होगा स्लाइड में नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके अगला सवाल चलो। तथा ए और बी 2 पाइप किसी खाली टंकी को 10 और 16 घंटे में भर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1 घंटा के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी को खोला जाता है तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। पहले बी को, तो बी को इधर लिखते हैं, ए को इधर लिखते हैं। तो बी है 16, ए है कितना 10, एलसीएम ले लेंगे 80, 16 पंचे 80 या 10 से 8 बार में 80। इसी तरह काम चल रहा है ए बी, यानी बी ए काम चलेगा। तो 1 घंटा में चल रहा है तो 2 घंटा में पहले देखेंगे, 1 घंटा ये 1 घंटा ये, तो 2 घंटा में कितना काम हो जाएगा, 2 घंटा में 8 5 13 काम हो गया। हमको पहुंचना है 80 पर, तो 13 6 के 78, पहले 78 पर पहुंचते हैं। अगर ये 78 हो गया 6 गुना, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो गया। अब 80 काम के लिए कितना काम बच गया, 2 काम बच गया, तो 2 काम के तो 80 काम हो जाएगा। लेकिन अब बारी किसका है, तो बी का बारी है, पहले तो बी आता है, तो 2 काम को बी करने में कितना समय लगेगा, 2 बटे बी का क्षमता है 5, यानी इसको करने में इसको कितना समय लगने वाला है, 2 बटे 5, 2 बटे 5 यानी 12, 2 बटे 5 यानी कितना हो जाएगा, 12.2 बटे 5 घंटा में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या 12 घंटा में 78 काम हो गया, अब काम बच गया 2, अब बारी है फिर पहले बी का, तो समय क्या होता है, वर्क बटे क्षमता, तो 2 काम को 5 क्षमता से करने में कितना समय लगेगा, 2 बटे 5 समय, मतलब 12.2 बटे 5 घंटा टोटल समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। अगला आ जाइए, कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसी सवाल में आप पावर को जितना छोटा हो सके काट दीजिए, 2 जीरो कट रहा है काट दीजिए, 2 जीरो को काट दीजिए, पावर को काट के छोटा कर दीजिए। अब देखिए 4 का पावर 4 256 हो गया, 5 का पावर 3 125 हुआ, तो 256 बड़ा है, ये 125 हो गया, ये 144 हो गया, तो 125 144 से बड़ा नहीं होगा, ये गलत हो गया। पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, केवल कथन एक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल चलिए, तथा 100 संख्याओं का माध्य 51, बाद में यह पाया गया कि 50 70 और 60 को गलती से 40 20 50 यानी 50 इसको जो है टोटल कितना हो गया, 7 5 12 6 18 180 जो टोटल लिखना था उसको कितना लिखा है, 4 2 6 5 11 110 लिखा है। मतलब टोटल जो देना चाहिए था 180, उसके बदले वो 110 लिखा है। इसका मतलब औसत कम निकाला है, बढ़ना चाहिए औसत, तो पहले औसत था 51, तो 51 लिख दीजिए। कितना कम लिखा है, तो 70 कम लिखा है, 70 कम लिखा है। बाद में पाया गया कि इतना इतना को गलती से इतना 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 पढ़ लिया, तो 70 कम लिखा है, तो 70 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन औसत में बदलने के लिए 100 संख्या है तो 100 से भाग भी देना पड़ेगा, तो 0.7 बढ़ जाएगा, यानी 51.7 जो है ये उसका ओरिजिनल औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। अगला सवाल चलिए, इतना रुपया की राशि कितने वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा यदि ब्याज की राशि इतना % वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित होती है। तो कितना रुपया बढ़ा है ये पहले आप देख लीजिए, % है तो उसको तो भाग देंगे निकल जाएगा, घटा लीजिए, ये 5 हो गया, 7 5 2
और यहां हो गया कितना 11 4 7 और 7 5 2 2725 रुपया बढ़ गया। 2725 रुपया बढ़ गया है। कितना रेट दिया हुआ है, समय निकालना है। कोई बात नहीं, पहले देख लीजिए कितना परसेंट है। 5450 गुना 100% निकाल लीजिए। तो ये तो डबल, 2 बार में 2 से 50, यानी ये परसेंट जो निकला ये कितना निकला 50% निकला। तो 50% क्या हो गया, ब्याज। ब्याज का प्रतिशत, ब्याज का प्रतिशत में कौन सा होता है, आर और टी दोनों। आर दिया गया है 12.5%, तो 12.5 से भाग दे दीजिए, ये आर है तो टी निकल जाएगा। 12 चौके यानी 4 वर्ष यहां पर उत्तर हो जाएगा। 4 वर्ष में टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो गया उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल देखा जाए क्या कहता, कहता एक्स को इतना 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 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में होती है। तो इतना के बीच मध्यानुपात। तो पहले तो एक्स का मान निकालना पड़ेगा। 7/13 माइनस एक्स बराबर 19/29 माइनस एक्स। ये एक्स का वैल्यू या तो अपने मन से ही रखिए, कोशिश करिए मन से रखने पर आ जाए। जैसे 1 घटाते हैं तो 6/12, यहाँ 1 घटाएंगे तो 18/28 नहीं होगा डबल। 2 घटाते हैं तो 5/11, 2 घटाएंगे यहाँ तो 17/17, यहाँ नहीं होगा। 3 घटाएंगे तो 4/10 यानी 2/5, 3 घटाएंगे तो 16/25, ये भी नहीं हुआ। तो वैसे आप घटा करके भी कर सकते हैं। दूसरा नियम कहता है इसको इसको गुना करिए और इसको इसको गुना करिए। 19 7 137, 29 गुना 13, 13 9 117, 13 दूना 26, 11 37। इस दोनों का अंतर में इस जोड़िए भी दोनों को, ये 26 और इसको जोड़ेंगे तो ए को बी और बी को सी से, ए को डी से। देखो एक और नियम बता देते हैं, ये नियम से जल्दी हो जाएगा। यहां पे लिख देना है 7 13 19 और 29। ए को डी से गुना करो और बी को सी से गुना करो। तो 29 गुना 7 ये हो गया कितना 9 7 63, 7 दूना 14, 26 203। ठीक है, इसको करेंगे तो 19 तिया 57, 19 और कितना 5 24। दोनों का अंतर निकाल लेना है। इस दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर निकाल लीजिए तो आप कहिएगा 44 होगा। और फिर जोड़ भी लेना है, इसी दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 36, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा तो ये 32। इसका भी अंतर निकाल लीजिए, कितना होगा 4। 4 से इसमें भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 19 36 और 29 13 32, दोनों का अंतर 4, उस दोनों का अंतर 44, 44/4 यानी 11। 11 कैसे घटाएंगे जी, 11 घटाइएगा तो गड़बड़िए जाएगा। सीट में इसका आंसर गलत था। अच्छा, इस क्वेश्चन का 11 घटाएंगे तब तो ये निगेटिव में जाएगा, तब तो गड़बड़िए जाएगा। वैसे करके तो 11 उत्तर आ रहा है क्या, क्योंकि इतना बड़ा अगर आप घटाइएगा, इतना बड़ा ऑप्शन में तो हमको इसका मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो मध्यानुपाती दिया हुआ होगा। लेकिन x का मान तो निकालना जरूरी है, उस विधि से 11 आता है आपका वैल्यू। एडी गुना, एक बार देख लो सब सही है। 9 7 63, 7 दूना 14, 26 ठीक है। इधर 19 तिया 57, 19 5 24 ये भी ठीक है। दोनों का अंतर 44 ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे, इसको तो 36 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 32 होगा। 32 36 का अंतर 4, इस 4 से इस 44 में भागा दे देना है 11। तो 11 आ रहा है तो 11 घटाएंगे तो यहां निगेटिव आ जाएगा। तो हो सकता है इसका वैल्यू अगर 14/26 दे दें, -11 पर आ जाए। 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15। 11 यहाँ घटाते हैं 8, 11 यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। ये तो नहीं आ रहा है।
कितना पर आया है तुम लोगों को? आया था आंसर, गलती था, सब कुछ तो ठीक किया हुआ है। 19 5 24 सब ठीक है। एक बार गुना करना है, जोड़ के घटा के भाग दे देते, यही नियम कहता है। लेकिन 11 घटाएंगे तो यहां आ जाएगा निगेटिव, तो ये तो मामला बैठेगा नहीं। 7 13 19 29, 7 13 19 29 सब सही लिखा हुआ है। 7 13 19 29 सब सही लिखा हुआ है। और अपने मन से भी एक बार चेक कर लेते हैं। 3 तक घटाए थे, 4/10, 2/5, 4 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16, 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 26, ये तो होने वाला है नहीं। 4 घटाएंगे तो 3, 4 घटाएंगे इसमें से तो 9, 1/3, 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, 5 तिया 15, 5 25, और 3/9 हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। 4 घटाने पर भी नहीं हुआ। 5 घटाएगा तो 2/8 हो जाएगा, और 5 यहां घटाएगा तो 14/5 घटाएगा तो 24 हो जाएगा, तो 7/12 हो गया, ये भी नहीं हुआ। 6 घटाएगा तो 1/7 हो जाएगा, 6 घटाएगा तो 13/6 घटाएगा तो यहां हो जाएगा 23, ये भी नहीं हुआ। 7 उससे ज्यादा घटा नहीं सकते हैं, कुछ गड़बड़ी कर दिया है ना, जल्दी बताना है। 57, कुछ गड़बड़ी था, क्योंकि आ नहीं रहा कुछ घटाने पर। अच्छा देखो यहाँ तो कहता है जोड़ा जाए, हम कर रहे हैं घटा, तभी से बोलना चाहिए ना हम यहाँ मिसिंग कर रहे हैं। यहाँ क्या है, जोड़ा जाए, देखो मिसिंग हो गया, हम ही से जोड़ना ना है, उससे उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, उससे उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब जोड़ने पर देखो तब आ रहा होगा, अगर 11 जोड़ेंगे वो एक ही चीज आएगा, जोड़ने घटाने दोनों में काम करेगा। 11 जोड़ देंगे, 11 7 18, और 13 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 6 3 18, 6 चौके 24, यहां भी 11 कर देते हैं तो 30, यहां 11 कर देंगे तो 40, ये भी देखो 3/4 सही है, वो अपने आप आ जाएगा। ये रूल जो है प्लस के लिए माइनस के लिए दोनों के लिए होगा। हमको यहां माइनस लिखा गया था, वहां है जोड़ना सवाल में, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया है 11, 11 इसमें रख दो, मध्यानुपाती निकाल दो। मध्यानुपाती निकालने का तरीका क्या होता है, अंदर रूट ए बी। तो यहां पर अगर हम 11 रखें, यहां पर भी हम 11 रखें, तो 11 या 33, 33 में से 8 गया तो 25, और यहां पर 11 5 16, ये कितना आ गया 5, इसका वैल्यू आ गया 4, मतलब कितना हो गया 20, 20 यानी उत्तर सी नंबर उत्तर हो गया, ठीक है। सी नंबर आ गया 20, मध्यानुपाती मतलब 20, मध्यानुपाती पूछ रहा है। और देखो सवाल लिखने में मिसिंग कर गए थे, यहां पर प्लस है, हमको माइनस लिखा गया था। अब कहेगा सर ये क्या किए हैं, ये बात तो है। तो देखो क्या करते हैं, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, ए रहे बी रहे सी रहे डी रहे, तो जोड़ने या घटाने किसी भी केस में अगर x का मान निकालना हो, जोड़ना हो या घटाना हो, तो हम यहां लिख देते हैं x का मान कैसे निकालेंगे, ए डी लिखेंगे, और फिर बी सी लिखेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे बड़ा में से छोटा, और फिर a प्लस डी लिखेंगे, और इसमें से घटाएंगे b प्लस सी को, ठीक है, b प्लस सी को, मतलब पहला चौथा का गुना, दूसरा तीसरा का गुना का अंतर, फिर पहला चौथा का योग, और दूसरा तीसरा का योग का अंतर से भाग दे देंगे, x का मान चाहे जोड़ने का बात हो चाहे घटाने का बात हो आ जाएगा। हाँ ये बता दिए, यहां पर ये नियम है एक, जो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा तो ये नियम डायरेक्ट याद रख सकता है। हम यहां क्या किए हैं, 7 को 29 से गुना किए तो 203, और 13 को 19 से गुना किए तो 247, फिर 7 को 29 को जोड़ दिए 36, और 13 19 को जोड़ दिए 32, 36 32 का अंतर 4, और 247 203 का अंतर 44, इस 4 से उस 44 में भाग दे देना है, जो आ जाएगा वही x का मान होगा, वही x का मान होगा, ध्यान रखना है। ओके चलो आगे।
एक आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है, कहता है विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। परिमाप दिया हुआ है तो 2 इंटू एल प्लस बी दिया गया है बराबर 42। तो यहां से तो एल प्लस बी बराबर आ गया कितना 21, और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो एल गुना बी बराबर दिया गया है 108। योग 21 गुणनफल 108, तो 36 दिया 12 9, 12 गुना 9 कर देते हैं, 12 9 21 हो गया। तब जो है आयताकार शीट का अगर लंबाई चौड़ाई हमको पता चल जाए 12 और ये 9, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 12 स्क्वायर जोड़ 9 स्क्वायर, वैसे भी 3 4 5, तो 5 दिया ये तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15, ठीक है। 15 में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलो अगला सवाल। निम्न तालिकाओं में 50 व्यक्तियों की दैनिक आय दर्शाती है, तालिका का अध्ययन करें, कहता है। उसके बाद दिए गए प्रश्न, आय जो है 200 से कम, 250 से कम, 300 से कम, 350 से कम, 400 से कम। कितने व्यक्ति 200 रुपया या उससे अधिक लेकिन 300 रुपया से कम कमाते हैं। देखो ये 200 से कम, 250 से जो कम कहता है, इसका मतलब जब ये कहा 250 से कम, तो जो 200 से कम है वो भी इसमें ऐड है, वो भी इसमें ऐड हो जाता है। तो ये हो जाता है संचयी बारंबारता। ऐसी स्थिति में जब कम वाला मामला कहेगा तो 50-50 का जो गैपिंग है, तो हम यहां अगर गैपिंग बनाएंगे तो ये लिखेंगे 200 से 250, तो 50 पीछे चले जाओ, 150 से ये हो जाएगा 200, फिर लिखेंगे 200 से हो जाएगा 250, फिर 250 से हो जाएगा 300, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है, 400 तक। अब हमको कहता है ये जो है ये हो गया संचयी बारंबारता, जब ये कम लगा दिया तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो CF दिया गया है मेरा 12 26 34 डैश डैश डैश, ये संचयी बारंबारता है। तो हमको बारंबारता निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे, 12 को इसे ही लिख देना है, इसमें से इसको घटा देंगे 14 यहां लिख देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4 4 8 यहां लिख देंगे, फिर यहां में से इसको घटाएंगे, यहां में से इसको घटाएंगे, अंतिम में से यहां घटाएंगे, लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमको क्या, फ्रीक्वेंसी। हमको कहां से कहां तक चाहिए, 200 से ऊपर और 300 से नीचे। तो 200 से ऊपर और 300 से नीचे, तो इसमें 14 गो है, इसमें 8 गो है। 200 से ऊपर 300 से नीचे, तो 14 और 8 टोटल कै गो हो जाएगा, 22 गो हो जाएगा। टोटल कै गो हो जाएगा, 22 गो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जब ये कम कह दिया तो ये भी इसमें इंक्लूड हो गया, ऊपर वाला ये दोनों इसमें इंक्लूड है, तीनों इसमें इंक्लूड है, चारों इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। तो इसलिए ये संचयी बारंबारता उसको कहते हैं, इसलिए हमको उसको किसमें बदलना पड़ेगा, बारंबारता में। अगला सवाल है ये, कहता इतना और इतना का मध्यानुपाती, अब ये बताए थे अंडर रूट AB 625/2401 गुना 49/25, 625 का वर्गमूल हो गया कितना 25, 2401 का होता है 49, 49 का होता है 7 और 25 का होता है 5, 7 से 7 बार में, 5 से 5 बार में, यानी 5/7 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चला आगे की ओर, कहता मेरा इतना किलोमीटर की गति से 81 किलोमीटर, साइकिल से 6 किलोमीटर पर आवर की गति से 12 किलोमीटर और कार से 45 किलोमीटर पर गति से इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति, कुल दूरी बटे कुल समय, 27 से चला 81 किलोमीटर, तो 3 घंटा यहां लिया, 27 दिया 81, यहां 6 किलोमीटर पर आवर से चला 12 किलोमीटर, तो 2 घंटा यहां लिया, और 45 से चला 270, 9 तिया यानी 6 घंटा यहां लिया, भाग दे दिए ना। तो कुल दूरी जो है हमको कितना हो गया, 81, 12 और 270, तो भी एवरेज जो हम निकाल लेंगे तो कुल दूरी हो गया 81 + 12, इतना की चाल से, और कार से इतना की चाल से 270, ठीक है, 270 ये बटे में कितना हो गया समय, 3 घंटा, 2 घंटा और 6 घंटा, जोड़ दीजिए, काट दीजिए, 12 ये हो गया कितना
80 10 90 93 रुपया, 90 रुपया इसमें जोड़ो, 9 7 16 360 और 363 बटे 6 3 9 2 11, भाग दे दीजिए, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 33 किलोमीटर पर आवर उसका जो है औसत चाल रहा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल आ जाइए। कहता प्रथम 38 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, लगातार संख्याओं का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो प्राकृत संख्या पहला कौन होता है 1, 38 है तो अंतिम कौन होगा 38 बटे 2, 39 बटे 2 हो गया, यानी 19.5 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला चलिए, सर 136 को डिवीजन से बना सकते हैं, 136 को, वही डिवीजन वाला भी नहीं हुआ, वही हुआ कुल दूरी बटे कुल समय कर देंगे, चाल बराबर समय जो लेंगे तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यहां भाग दे करके कर दिए हैं। अगला आ जाइए, एक दुकानदार ने वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, इसे 225 रुपया अधिक में बेचने पर 40% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य। 25% लाभ से 40% लाभ, तो कितना का चेंज हो जाएगा 15% बढ़ा, और रुपया कितना बढ़ गया 225 बढ़ गया, तो 15% का वैल्यू 225, 100% निकाल दीजिए, 15 15 225 यानी 1500 रुपया। 1500 रुपया क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाइए। अगला सवाल देखा जाए, क्या कहता 13 आदमी एक कार्य 7 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन के बाद 4 पुरुष उनके साथ जुड़ गए, तो क्या जुड़ गए तो क्या इसके बाद तो कुछ होगा। कितना नंबर का सवाल है 139, एक सेकेंड रुक जाओ, 139 नंबर का सवाल क्या है, जुड़ गए उसके बाद कुछ देवे नहीं किया है, तो या तो कहेगा शेष काम कितना समय में होगा या पूरा काम। अगर हम पूरा काम निकालते हैं शेष काम दोनों निकाल देते हैं, चलो देख लेते हैं। कहता 13 आदमी 7 दिन में कर सकता है, 3 दिन के बाद 4 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, 3 दिन के बाद अगर 7 दिन में कर सकता है तो 13 आदमी को शेष काम पहले निकाल लेते हैं। शेष में अगर पूरा काम जो 7 दिन में कर सकता है, 3 दिन अगर काम कर लिया है तो 4 दिन इसको और लगता, कहता 4 पुरुष और जुड़ गए, तो 13 आदमी या 4 आदमी 17 आदमी, तो ये तो हो गया 52/17, 52/17 मतलब 3.1/17, ये शेष दिन हो गया। अगर पूरा कहेगा तो इस 3 को भी जोड़ देंगे, तो 3 3 6 वाला कहीं ऑप्शन है नहीं, तो यही वाला उत्तर होगा 3.1/17। इसका मतलब यहां तो कहता होगा सवाल में होगा तो शेष काम, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा या समाप्त होगा, ऑप्शन में डैश दिन। ठीक है हाँ तो ठीक कर दिए, शेष काम, या तो शेष काम पूछेगा या पूरा काम पूछेगा, और कुछ नहीं दिया जाता इसी टाइप के सवाल में। तो हम देख लिए जो पूरा काम 7 दिन में 3 दिन के बाद, तो 3 दिन हटा दिए, 4 दिन में शेष काम लगता, 4 आदमी हो गया तब 17 आदमी हो गया, काम खत्म। अगला चलो, एबीसी 4 7 9 है और बीसीडी 28 36 21 है, तो एबीसीडी दोनों में कॉमन क्या है, बी और सी कॉमन है, तो बी और सी सेम होना चाहिए। 28 है 4 है, 28 है 4 है, बीसी 7 7 9 7 9, इसमें 4 से गुना कर दो खाली, तो 28 और 36 हो तो गया, ये कितना हो जाएगा तब 16 हो जाएगा, 16 28 36 21, तो डायरेक्ट ये हो गया 16 28 36 21, ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझ में आया? अरे अब सवाल ये हो गया 13 आदमी किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, 3 दिन के बाद 4 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये सवाल हो गया। तब सोचो जो 13 आदमी 7 दिन में कर सकता, 3 दिन के बाद ना तो शेष में लिखेंगे, 3 दिन तो वो काम कर लिया, तो जो आदमी 7 दिन में काम कर सकता था 3 दिन काम कर लिया, तो 4 दिन और लगता उसको, तो 13 आदमी को 4 दिन शेष काम करने में लगता, तो वो काम कितना हो गया 52 काम हो गया।
अब 4 गो आदमी आ गया, तब तो 17 आदमी से कराना है कितना काम, 52 काम, तो 52/17 उत्तर हो गया। कुछ है उसमें? कुछ नहीं है। चलो अगला सवाल पे आ जाओ। कहता 4 संख्याओं का औसत 44 था, पांचवी संख्या y को शामिल करने पर नया औसत 42 हो गया। कोई नया आता, अगर 44 का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब संख्या हो गया 4 में 1 आ गया, 5 गो संख्या हो गया, लेकिन औसत जो है 2 घट गया। औसत का 2 घटना मतलब प्रत्येक में 2 का कमी होना। तो 44 - 10 यानी पांचवी संख्या जो है वो 34 है, जो कि आया है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। ठीक है, अगला सवाल चलो, कोई दिक्कत नहीं। कहता राजेश अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, केवल नगद भुगतान पर 12% की छूट देता है। यदि वह सामान को 3600 रुपया में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य दशमलव के एक स्थान तक इसे ज्ञात करे। अधिक अंकित करता है, 12% छूट देता है। यदि वह सामान को 3600 में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य, ठीक है, मान लो 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदा, 30% बढ़ा दिया तो 130 कर दिया, लेकिन वह 12% की छूट देता है, तो यहां से 12% छूट दे दो इसको। 12% अगर हम छूट दे देते हैं तो इसका 12% निकालना है, 13 रहे 156 यानी 15.6। इसका 12% कितना होगा? 15.6। 15.6 इसमें से घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 114.4। हाँ, 114.4। इसी का वैल्यू जो है हमको दिया हुआ है कितना? 3600 रुपया। हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है? क्रय मूल्य, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? बस 3600 बटे 114.4 गुना 100। अब तो खाली काटना है, बस ये भी उठा के ऊपर रख दो। और कोई उपाय यहां से आसानी से काटने वाला, ज्यादा से ज्यादा 4 से काट सकता है। 4 से यहां अगर हम काट दें, 4 दूना 8, 4 8 32, 2 4 6 के 24, 4 से काट दो 9012, और 2 से काट सकता 8 2 10 6 16, 2 से काट देगा तो कितना? 1 4 3, और इसको काट देंगे 200 तो 4500 ना। 1 4 3, अगर 14 तिया 42 है, 3 तिया 9, 14 तिया 42, तो ये तब दशमलवे में देना पड़ेगा। 3 बार में अगर हम देते हैं तो 14 तिया 42 हो गया 420, 3 तिया 9, 429, 429 लग गया तो 21 बचा, हाँ, और उस पर 0 आ गया। 2 बार में लगेगा नहीं, 1 बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा 143। तो 31 वाला देखो ना ऑप्शन कहां पर है? यहां पर है 31 वाला। 100 से गुना होगा तो यही वाला ऑप्शन तब आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा देते हैं, क्योंकि 1 बार में तो लग रहा है। देखो तो वही आया है क्या? 131 वाला एक ही ऑप्शन है। नगद भुगतान हुआ है या नहीं, उसका मतलब ही वही है। जब वो कह दिया ना, ये नहीं कहेगा। जब वो कह दिया है जो 30% बढ़ा करके इतना रुपया में बेचा है, तो उसका मतलब समझ लेना है जो मामला है वो डिस्काउंट को लेकर के। इतना तो समझना पड़ेगा कुछ कुछ ना। ठीक है, यहां पर सामान को बेचता है, कहता है क्रय मूल्य से 30% अधिक, लेकिन नगद भुगतान पर 12% की छूट देता है। यदि वह सामान को 3600 रुपया में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य कितना है? डिस्काउंट करके बेचा तब तो बिका, नगद भी वहां नहीं कहा है, नगद लिया है तब कहा है। ठीक है, ये अपने मन से नहीं करना है। हाँ, नहीं तो वो चीज का वो जो है वर्ड का वो उसका यूज ही नहीं करता। इतना तो लेके चलना पड़ेगा। अनिका की मासिक आय इतना रुपया थी और उसका मासिक खर्च इतना रुपया था। अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हुई और व्यय में 10% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कहता है जो 2850 रुपया था उसका मासिक खर्च जो है कितना? इतना है, और अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हुई, व्यय में 10% की वृद्धि। पहले तो आय व्यय मतलब ये जो होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग बराबर क्या होता है? इनकम।
ठीक है। यहाँ जो है इसका आय दिया हुआ है 28,500, दो दो जीरो जो कट रहा है उसको काट दो, उसका कोई काम नहीं है। 5 से काटो 25 25, 5 7 35, 5 से काटो 45 बार में, 3 से काटो 19 बार में, 3 से काटो 15 बार में, ठीक है। यानी इनका मासिक आय कितना है 19 रुपया है, ठीक है। और ये जो है उसका मासिक खर्च 15 रुपया है, उसका बचत कितना है 4 रुपया है, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है तो रेशियो ही काफी है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है इसमें, जो है कहता आय में 16% का वृद्धि हुआ और व्यय में 10% का वृद्धि हुआ, तो क्या कहता है बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो x% का हुआ। तो एक इफेक्ट ये इफेक्ट दोनों मिलकर के टोटल एवरेज वाला दिमाग लगा दो, एवरेज एवरेज डायरेक्ट गुना कर दो, 15 गुना 10 150 प्लस 4 गुना x यानी 4x बराबर 19 गुना 16 तो 144, 16 और 14 कितना हो गया 30, 304 ना। तो यहां से x का मान निकाल दो, कितना हो गया 154 बच जाएगा, 150 जाके घटेगा तो अब बटे में 4 भागा दे देना है, ये 2 हो गया, ये हो गया 77, 77 में 2 से भागा दीजिएगा, 38 दूना 76, 38.5%, 38.5% क्या हो गया उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे सबको ये आय व्यय में वृद्धि टाइप का जब भी पूछेगा तो सवाल इसी पर बनाना है, इसको हमेशा आसानी से एवरेज रूल लगा करके बना लेना है बस। चले आगे, ध्यान रखना है रूल को। अगला सवाल चलो, तथा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के एक ठोस गोले को पिघलाकर इतना सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है, शंकु की त्रिज्या क्या होगी, आयतन बराबर होगा, गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई गुना आर 21 गुना 21 गुना 21, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और एच दिया गया है 84, काटिए बस हो गया, पाई और 3 गया, उसके बाद चलो 21 चौके 84 और 84 गया, आर स्क्वायर बराबर 21 दो गो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 21, इसका त्रिज्या कितना हो गया 21 हो गया। अगला सवाल आ जाओ, अगला सवाल आ जाओ, क्या कहता है रवि ने एक बैंक से 1380 रुपया उधार लिया, जिससे उसने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में चुका दिया, तथा यदि भुगतान 6 समान किस्तों में किया गया था तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी। साधारण ब्याज में जब किस्त वाला कहेगा तो कै गो किस्त है 6 गो, 6% है, देखो इसे लिखना है 100, 6 रुपया ब्याज मिलेगा, बढ़ाते चलो 6 रुपया करके, 106, 112, 118, 124, कै गो हुआ 6 गो हुआ, 1 2 3 4 5, एक और 130, बस इसी का तो वैल्यू दिया हुआ है, इसी का वैल्यू हो जाएगा 1380, याद रखना है मेथड को एसआई में, इसको जोड़ लो तो 600 तो यही हो गया, 6 को 30 तक जोड़ेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, 5 गुना 6 15, 15 6 के 90, यानी ये 90 हो गया, 690, 1380, 100 का वैल्यू निकाल दो, 100 का वैल्यू 2 बार में कटिए गया, 200 उत्तर हो गया, क्या 200 उत्तर हो गया। ये एसआई का जब भी रहेगा ये किस्त वाला सवाल ऐसे ही बनाना है, 100 से शुरू करना है, जैसे 6 वर्ष है तो 5 वर्ष का एक्स्ट्रा ब्याज देंगे, एक बार तो वही देना है, 5 वर्ष तक का ब्याज, 1 वर्ष 2 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज, एक बार टोटल जो शुरुआती रहेगा उसमें ब्याज नहीं रहेगा तो वो आपका 100 रुपया वो रहेगा, ठीक है। और 100 का वैल्यू निकाल देना है, वही आपका क्या हो जाएगा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। तो 200 का 6 को किस देगा 1200, बाकी का ब्याज मिला करके टोटल 1380 रुपया लौटा दे। क्लियर है, ध्यान रखना है इसको एसआई का इंस्टॉलमेंट वाला सवाल। आगे बढ़े, जितना परसेंट है उतना बढ़ाते चलिए, कहता निम्न में किससे भाज्य है, निम्न में किससे भाज्य है, 11 का 4 से तो भाज्य नहीं होगा, अंतिम 2 अंक कटना चाहिए तो इसे हट गया, 6 है 9 है तो अंकों का योग देखना पड़ेगा,
तो चलो अंकों का योग, सम संख्या है तो 6 से कट सकता है, 3 के लिए नहीं। 9 7 16, 9 को हटा दो, 7 4 11 5 16, 16 16 2 18, इसको भी हटा दो, 8 1 9, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, 7 4 11, 11 2 13, 13 6 19। मतलब ये ना 6 से कटेगा ना 9 से कटेगा, तब एक को ना बचा 11। अंकों का योग कटना चाहिए तब जाकर के 6 या 9 में काम हो सकता है। अगर हम इसको जोड़ते हैं 9 7 16 4 20 5 25 25 8 33 33 1 34 2 36 36 9 45 45 45 तो कटिए जाएगा। 7 4 11 2 13 13 6 19, न 3 से कटेगा ना 9 से कटेगा, तब एक को संख्या बच गया 11। उसको चेकिंग करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर वो निकालने की जरूरत नहीं है, कटना ही कटना है। 4 का नियम होता है अंतिम 2 अंक कट गया तो 4 से कट जाएगा, लेकिन 26 4 से नहीं कटेगा, इसलिए संख्या नहीं कटेगा। अगला सवाल आ जाओ। कहता कौन सा वार्षिक भुगतान इतना के ऋण को 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चुकाएगा। अभी जो बताए वही सवाल फिर हो गया। इस बार 10 वर्ष है तो क्या लिखेंगे 100, फिर 105, 110, 10 वर्ष है तो लास्ट में कितना जाएगा, 9 5 45, 103 वर्ष में हो गया ना। 3 बार लेते तो 5 दूना 10 रुपया बढ़ गया, 10 बार लेके तो 9 5 45, यानी 145 तक जाता है ना। 15 20 25 इस तरह से। इसी का टोटल का वैल्यू दे दिया है 1500। इसको जोड़ेंगे तो 1000 तो यही हो गया, बाकी 5 10 15 45 को जोड़ेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, 1 से 9 तक जोड़ेंगे, 9 गुना 10 बटे 2 45, 45 पंचे 225, यानी 1225। 1225 का वैल्यू 1500 हुआ, 100 का वैल्यू निकाल दो, हो गया 1500 बटे 1225 गुना 100। ठीक है, जोड़ा हुआ 45 पंचे 225, 10 2 1225, एकदम सही है। 25 से काट दो, 25 चौके 100, 25 9 में 225। अब 25 से इसको काट देते हैं या इसको काट दो, किसी को काट दो, इसी को काट देते हैं 4 बार में, 2 जीरो को 4 बार में। 15 चौका 60, 6 पर 3 जीरो, 6000 बटे 49। अब ये लगभग भागा देना पड़ेगा। अगर 50 से भाग देते तो 12 पंचे 60, 120 होता है। 120 से थोड़ा ऊपर जाएगा तो 120 से ऊपर जाएगा तो ये तो ऐसे कट गया, ये वाला मामला तो ऐसे कट गया। इसका मतलब 122 23 25 एक बार भागा दे ही देते हैं। 49 से एक बार में लगा देते हैं, उसके बाद कितना बच गया, 11 पर 0, 49 दूना, यानी 1 2 तो होगा 98, तो 12 बच गया, फिर 0, फिर 49 दूना 98, 122 वाला में टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया। वही सवाल फिर से जो बताए वही। चलो अगला सवाल। 15 और 35 की 2 क्रमागत छूट के लिए शुद्ध छूट कितनी की होगी। तो 15 प्लस 35 माइनस 15 गुना 35 बटे 100। छूट में यहां माइनस लिखते हैं, ये हो गया 50 माइनस, इसको गुना कर दीजिएगा 75, 15 या 45 7 52, यानी 5.25 घटा देंगे तो 44.75% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला सवाल आ जाओ। कहता यदि एक परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन के अंक से 36% कम है तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। एगो है 100 तो 36 कम है तो एगो है 64, यही ना है। अब कहता है ये जो है इससे कितना अधिक है। ये तो कह दिया रोहन जो है पवन से 36% कम है, तो पवन जो है रोहन से प्राप्त रोहन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 36 से ना अधिक होगा, लेकिन किससे, 64 से गुना 100। बस 8 से काट दो 8 बार में, 4 9 36, 4 से 25, 225 बटे 8 भागा दे देंगे, लगभग तुरंत निकल जाएगा। 8 दूना 16 हो गया, 6 8 64 हो गया, 1 1 2 5 हो गया। 28 दशमलव कहां आया जी, कितना अधिक है, 36 बटे 64। 36 बटे 64 गुना 104 से काट दिए 16, 16 से 4 बार में ना,
4 से दोनों को काटे तो 16 से इसको काटे 4 बार में 225/4 225/4 4 पंचे 20 और कितना बच गया 4 छाके 24 2 5 56.25%। 56.25% ऑप्शन नंबर ए। सीधा सीधी कर देना, इसमें कुछ नहीं है सवाल में। अगला आओ, कहता है इतना रुपया 6 साल के लिए इतना प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। डायरेक्ट गुना कर दो, 6 गुना 24 3 27/4 इतना ही प्रतिशत हुआ, यही ना ब्याज होगा। किसका? इसका। तो निकाल दो 135,000 गुना 6 गुना 27/4 प्रतिशत के बदले 100। 2 को 0 हटा दो, 4 से काट दो तो इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं और 2 से इसको काट देते हैं 1350 को, है तो कितना हो जाएगा 675। अब गुना कर दो 7 तिया 21, एक लास्ट में तो 5 होना ही है, लेकिन गुना तो करना पड़ेगा ना। 81 तो 9 से गुना कर लो, फिर 9 से गुना करो, थोड़ा आसान रहेगा। 9 5 45, 9 7 63, 4 67, 9 6 के 54 और 6 60 गुना फिर 9 कर देंगे। 9 5 45, 9 7 63, 4 67 और 9 6 के 54 यानी 540 546 54 67 5 54 67 5 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। गुना सब तो करना ही पड़ेगा। खत्म हो गया आपका ये। एक और है, एक और है, नहीं है। कौन सवाल था जो कहता छूट गया, एक बार देखे दो। नहीं था स्लाइड में क्या? इक्यावन नंबर। एक 115 भी मैथ्स रिलेटेड है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला में 2 बार ना आता है यार, तो 25 25 करके बढ़ेगा, 56.25 हो जाएगा। 51 नंबर। किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि 700%। आयतन में जो होगा तो कितना हो जाएगा, 2 से जब 2 गुना का वृद्धि होगा, अगर रेडियस हो जाएगा 1 से 2 तो वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब में, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब यानी 1:8 हो जाएगा। तो 7 का वृद्धि 1 पर गुना 100, 700% बढ़ जाएगा। 700% की वृद्धि हो जाएगी। हो तो गया, अब नहीं ना है, ना है। चलो मैथ्स का काम तमाम हो गया। अब जो है और कुछ बचा हुआ, रीजनिंग बचा हुआ, शायद रीजनिंग वाले सर आ रहे होंगे। ओके ठीक है, मिलेंगे फिर आगे आप लोगों से। साइंस और रीजनिंग का जो है डिस्कशन थोड़ी देर के बाद होगा, मतलब 4 से 5, 5 से 6 में होगा। तब तक आप लोग इसको देख लीजिए और उस साइंस और रीजनिंग को भी देख लीजिए। सर लोग का टाइमिंग इस समय में नहीं सेट खा रहा था, इसलिए 4 से 5, 5 से 6 में कराया जाएगा रीजनिंग और साइंस। ओके।